हाय एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ प्रेरणिका आईएएस। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज चल रही है। लास्ट लेक्चर में हमने डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर एंड राइज ऑफ रीजनल स्टेट कर लिया था। लास्ट लेक्चर में हमने बंगाल तक कंप्लीट किया था। अब हम स्टार्ट करेंगे अवध से। लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट लेक्चर में क्या होता है, हमने पढ़ा था जो मुगल एम्पायर होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक तो होता है सक्सेसर स्टेट्स, जो दूसरे होते हैं वो होते हैं न्यू स्टेट्स, एंड जो थर्ड डिवाइड होता है वो होता है इंडिपेंडेंट स्टेट। जो सक्सेसर स्टेट थे इसमें आया था बंगाल, अवध एंड हैदराबाद। एंड जो न्यू स्टेट्स बने थे इसमें था मराठा, जाट एंड सिख। एंड जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे इसमें राजपूत, मैसूर एंड केरला था। तो लास्ट लेक्चर में हमने बंगाल तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम अवध, हैदराबाद और मराठा पढ़ेंगे। तो जो अवध था उसकी लोकेशन क्या थी, ये लाई करता था गंगास के प्लेन में। ठीक है, ये लाई करता है गंगा प्लेन में। अगर ये गंगा प्लेन्स में लाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, तो ये क्या है, ये फर्टाइल एरिया है। तो फर्टाइल एरिया है तो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, इसका बेनिफिट ये है कि ये एग्रीकल्चर के लिए अच्छा एरिया है और जो एग्रीकल्चर होगा वो सरप्लस में होगा। तो एग्रीकल्चर सरप्लस में होने से क्या मतलब, क्योंकि उस टाइम तक जितनी भी इंडिया की इकोनॉमी थी वो किस पे चलती थी, एग्रीकल्चर पे। ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग थे वो किससे जुड़े हुए थे, कृषि से। अगर किसी एरिया की कृषि अच्छी हो रही है तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि उस एरिया से टैक्स भी अच्छा आता था, क्योंकि जो टैक्स लगते थे वो 2 उस पे लगते थे, एक तो लैंड टैक्स लगता था, एक ट्रेड टैक्स लगता था। और जितना भी अगर टैक्स को हम कंपेयर करें तो लैंड जो टैक्स था वो ज़्यादा आता था, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर होता था उस टाइम। एग्रीकल्चर अच्छा होता था तो वहाँ से टैक्स भी अच्छा आता था। जो कि अवध एग्रीकल्चर सरप्लस एरिया था तो ज़्यादातर जो टैक्स आता था वो एग्रीकल्चर से आता था। अगर यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा है तो यहाँ पे क्या, ट्रेड भी अच्छा होगा। अगर ये दोनों बहुत अच्छे हैं तो ये क्या, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मुग़ल एम्पायर की ट्रेजरी में। अगर ये मुग़ल एम्पायर की ट्रेजरी में ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं तो ये एक तरीके से जो मुग़ल एम्पायर है वहाँ के लिए एक इम्पॉर्टेंट एरिया है ना। लेकिन अब क्या होता है, 1722 में बुरहान उल मुल्क जो होते हैं, बुरहान उल मुल्क शादत खान, वो क्या करते हैं, अवध को मुग़ल एम्पायर से अलग कर लेते हैं। बट जो कि ये सक्सेसर स्टेट थे तो इन्होंने जो मुग़ल एम्परर थे उनकी जो ओवरलॉर्डशिप थी उनको नकारा नहीं था, वो अभी भी उनके अधीन काम करते थे। तो जो बुरहान उल मुल्क थे उन्होंने क्या किया था कि अवध को मुग़ल एम्पायर से अलग कर लिया। ठीक है, अब इन्होंने देखा कि उस टाइम पे जैसे ही इन्होंने अलग किया तो अवध में क्या हो रहा है, जो किसान हैं, जो पीजेंट्स हैं, वो बार बार रिवोल्ट कर रहे हैं। तो वो बार बार रिवोल्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ के जो ज़मींदार थे वो क्या करते थे, इनसे जबरन टैक्स वसूलते थे, है ना। अत्याचारी पॉलिसी इन पे लागू करते थे टैक्स के लिए। जो कि इन्होंने देखा कि अगर हमें ये जो रिवोल्ट्स हैं उनको परमानेंटली ख़त्म करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ज़मींदार हैं इनको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, इनकी जो पावर है उसको लिमिट करना पड़ेगा। तो जैसे ही इन्होंने अवध को मुग़ल एम्पायर से अलग करा तो सबसे पहले इन्होंने काम क्या किया, ये जो ज़मींदार थे इनको रिस्ट्रिक्ट किया, इनकी पावर को, और जो छोटे किसान थे और पीजेंट्स थे क्या कर सकें, वो ग्रो कर पाएँ, और जो टाइम टू टाइम रिवोल्ट हो रहे थे इनकी तरफ से वो क्या, बंद हो जाएं। तो ये इनका कंट्रीब्यूशन था अवध में। हैदराबाद भी बंगाल और अवध की तरह मुग़ल एम्पायर के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेट्स था। यहाँ से भी जो टैक्स था वो सरप्लस पे आता था। साथ साथ इसकी जो लोकेशन थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी। इससे क्या होता था, अगर हैदराबाद में अगर कोई स्ट्रॉन्ग मुग़ल एम्पायर का लीडर है तो इससे क्या होता था, जो साउथ की जो पॉलिटिक्स होती थी और दक्कन की जो पॉलिटिक्स होती थी उस पर डायरेक्ट किसका कंट्रोल होता था, उस पर जो डायरेक्ट कंट्रोल होता था वो मुग़ल एम्पायर का होता था। अगर यहाँ कहीं रिवोल्ट हो रहा है मुग़ल एम्पायर के खिलाफ तो ये जो हैदराबाद में जो कोई है मुग़ल रिप्रेजेंटेटिव वो उसको वहीं दबा देता था और रिवोल्ट दिल्ली तक नहीं पहुँच पाता था। लेकिन अब क्या होता है, 1724 में निज़ाम उल मुल्क क्या करते हैं, जैसे ही मुग़ल एम्पायर की जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है वो वीक होती है, ये हैदराबाद को
मुग़ल एम्पायर से अलग कर लेते हैं। जैसे ही अब हैदराबाद मुग़ल एम्पायर से अलग होता है तो क्या होता है, इसको एक झटका लगता है, क्योंकि सबसे पहले बंगाल जैसा प्रॉस्पेरस स्टेट्स, देन अवध, और उसके बाद अगर हैदराबाद जैसे ही अलग होता है तो क्या होता है, मुग़ल एम्पायर जो होता है उसको जोर लगता है, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट लोकेशंस के जो एरियाज़ थे, स्टेट्स थे, यहाँ से ज़्यादा टैक्स आता था, वो अब मुग़ल एम्पायर से अलग हो गए हैं और मुग़ल एम्पायर अब क्या हो गया है, काफ़ी वीक हो गया है, इसको संभालना अब नामुमकिन। अब जैसे ही ये अलग होते हैं, ये काफ़ी टाइम तक रूल करते हैं और इनकी जो डेथ होती है वो 1748 में होती है। इनकी डेथ के बाद क्या होता है, जो इनके डिसेंडेंट्स होते हैं उनमें स्टार्ट होता है वॉर ऑफ सक्सेशन। इसका फ़ायदा उठाते हैं ब्रिटिशर्स और फ्रेंच। ये अलग कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं, ये दूसरे कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं, और बाद में क्या होता है, इन दोनों में वॉर स्टार्ट हो जाती है इस झगड़े को लेके, जिसको हम जानते हैं कार्नेटिक वॉर के नाम से। तो ये हो गया हैदराबाद। तो अब हम चलते हैं मराठा एम्पायर की तरफ। तो अब आप इसको रीड कर लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। मराठा का मतलब क्या, मराठा क्या है? मराठा एक पहचान है। किस चीज़ की पहचान है? ये एक एरिया या एक क्षेत्रीय पहचान है। तो ये क्षेत्रीय पहचान किन लोगों की है? तो किसी एरिया में जो रहने वाले लोग हैं, ये उनकी पहचान है। और ये पहचान आई कहाँ से? ये पहचान आई है मराठी भाषा से। मतलब किसी एरिया में जो लोग रहते हैं वो मराठी भाषा बोलते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मराठा कहते हैं। तो मराठा क्या है? ये एक आइडेंटिटी है। ओके, यहाँ तक आपको समझ आया? जो मराठा एम्पायर है उसकी नींव 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा रखी जाती। इसका जो एरिया है प्रेजेंट डे वो है महाराष्ट्र, और उनकी कैपिटल थी रायगढ़। अब जब शिवाजी छोटे थे तो वहाँ पे जो रूल चल रहा था वो आदिल शाही रूल चल रहा था इस एरिया पे। और अब क्या होता है, ये जो आदिल शाह होते हैं और ये मुगल एम्पायर होता है, इनमें क्या चल रहा था? कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। किस लिए? दक्कन पे राज करने के लिए। ठीक है, अब इनमें चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट। तो ये क्या करते थे, ज़्यादातर टाइम अपने वॉर में बिताते थे। अगर स्टेट ज़्यादातर टाइम वॉर में हैं तो उसे क्या चाहिए? टैक्स। तो ये क्या करते थे? हैवी टैक्स इम्पोज करते थे। किस पे? पीपल्स पे, है ना, जनता पे ज़्यादातर हैवी टैक्स इम्पोज करते थे, जिससे जनता परेशान रहती थी। तो शिवाजी अक्सर अपनी माँ से पूछते थे, ये जो रूल कर रहे हैं ये लोग कौन है? तो वो ये कहती थी, ये जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं ये विदेशी शक्तियाँ हैं, इसीलिए ये हमसे क्या करती हैं? दुर्व्यवहार करती हैं। तो अब इन्होंने सोचा कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं क्या करूँगा, इनका रूल हटा के खुद का जो रूल है, जो पीपल्स का रूल है, उसको क्या करूँगा? स्थापित करूँगा। तो इसलिए इन्होंने जब अपना एम्पायर बनाया था तो इन्होंने क्या कहा था कि मैं अब स्वराज की स्थापना कर रहा हूँ। तो इसको मैं रिवाइज करवा देती हूँ। मराठा एम्पायर की नींव 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा की गई थी। प्रेजेंट डे एरिया इसका महाराष्ट्र है और उनकी कैपिटल रायगढ़ थी। जब ये छोटे थे तो उस टाइम पे आदिल शाही और मुगल एम्पायर के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था दक्कन में रूल के लिए। तो ये ज़्यादातर टाइम जो स्टेट रहता था वो वॉर में रहता था। तो ये क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा जो टैक्स होता है वो इम्पोज करते थे और जो जनता थी उस पर अत्याचार करते, तो जिससे जनता परेशान रहती थी। अब जब ये छोटे थे तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि ये जो रूल है हमारे ऊपर जो चल रहा है वो इतना अत्याचारी क्यों है? तो उन्होंने बोला ये जो शासन है ये भारी शासन है, ये जो लोग आए हैं ये बाहर से आए हैं, ये हमारे देश के नहीं हैं, तो इसलिए ये हम पर इतना अत्याचार करते हैं। तो उन्होंने अपने मन में बचपन में ही रखा कि जब वो बड़े हो जाएंगे तो एक राज की स्थापना करेंगे जिसका वो नाम रखेंगे क्या? स्वराज, मतलब लोगों का राज। मराठा एम्पायर की तो इन्होंने बोला कि मैं स्वराज की स्थापना कर रहा हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद इनके बेटे जो संभाजी होते हैं वो गद्दी संभालते हैं, जो कि उस टाइम औरंगजेब का रूल चल रहा होता है। तो इनमें क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और धोखे से औरंगजेब क्या करता है? संभाजी को गिरफ्तार करवा लेता है और इनकी हत्या करवा देता है। और जो संभाजी के बेटे होते हैं शाहू जी, और उनकी जो वाइफ होती हैं संभाजी की, उनको क्या कर लेते हैं? कैद कर लेते हैं, जो कि अब डायरेक्ट कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो मराठा एम्पायर में क्या होता है, जो राजा राम होते हैं को छत्रपति बना दिया जाता है। राजा राम की मृत्यु के बाद उनके बेटे जो होते हैं शिवाजी 2 वो उत्तराधिकारी बनते हैं, पर उस समय वे काफ़ी छोटे होते हैं। तो राजभार कौन संभालता है? जो राजा राम की पत्नी होती हैं ताराबाई, वो राजभार संभाल रही होती हैं। अब क्या होता है, इसी बीच 1707 में औरंगजेब की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। अब जो नेक्स्ट मुगल रूलर होता है वो क्या करता है? एक कॉन्स्पिरेसी करता है, एक चाल चलता है। वो क्या करता है
कि जो मराठा एम्पायर है वो सोचता है कि इसको हम डायरेक्ट नहीं जीत पा रहे हैं, तो क्यों ना हम इसके टुकड़े कर दें, तो इसको जीतना आसान हो जाएगा। तो ये क्या करता है, शाहू जी को इस मनसा से छोड़ देता है कि शाहू जी जाएंगे मराठा एम्पायर में, वो अपना जो डिसेंडेंसी होती है उसको क्लेम करेंगे, और जो ताराबाई और शाहू जी में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा और मराठा एम्पायर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब जो मुगल एम्परर जो होते हैं वो क्या करते हैं, शाहू जी को छोड़ देते हैं। अब शाहू जी जाते हैं मराठा एम्पायर में। होता भी कुछ ऐसा ही है कि जो मराठा एम्पायर है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक शाहू जी, एक ताराबाई। कुछ लोग कहते हैं कि शाहू जी ओरिजिनल डिसेंडेंट है तो इसलिए उनको गद्दी सौंप देनी चाहिए, पर ताराबाई ये कहती हैं कि ये बचपन से ही मुगल परवरिश में पले बड़े हैं, तो हम इन पे कैसे भरोसा कर सकते हैं कि ये जो मराठा एम्पायर है उसके हक में काम करेंगे। तो वो ये कहती हैं कि जब तक ये अश्योरिटी नहीं हो जाती है कि ये मराठा के हक में काम करेंगे, हम गद्दी नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, डिप्लोमेटिक रोल प्ले करते हैं बालाजी विश्वनाथ, और इन दोनों में वॉर होता है, और ये जो गद्दी होती है छत्रपति की वो 2 पार्ट में टूट जाती है। एक छत्रपति जो होते हैं वो कोल्हापुर के होते हैं, और एक जो होते हैं वो सतारा के होते हैं। जो सतारा की गद्दी मिलती है वो शाहू जी को मिलती है, और कोल्हापुर की मिलती है ताराबाई को। अब जो शाहू होते हैं वो अपनी राज्यभार संभालते हैं, जो कि बालाजी विश्वनाथ जो थे उन्होंने शाहू जी की काफ़ी हेल्प की थी, पहले तो जेल से छुड़वाने में और फिर उनको राज्यभार दिलवाने में। तो इनको क्या करते हैं, पेशवा नियुक्त कर देते हैं। पेशवा क्या होता है, जो शिवाजी थे उन्होंने अष्टप्रधान बनाए थे, उसमें जो सबसे टॉप पे थे वो थे पेशवा। पेशवा मतलब प्राइम मिनिस्टर। तो अब ये क्या करते हैं, उनको बालाजी विश्वनाथ जो होते हैं उन्हें पेशवा बना देते हैं। शाहू जी के समय से ही अब जो पेशवा की पदवी होती है अब ये ज़्यादा पावरफुल होने लग जाती है। छत्रपति जो होते हैं वो सिर्फ अब नॉमिनल हेड बन जाते हैं, और जो रियल पावर जो आ जाती है वो आती है पेशवा। अब जैसे ही बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु होती है तो अगले जो पेशवा बनते हैं वो होते हैं पेशवा बाजीराव, और ये जो पेशवा बाजीराव होते हैं वो बालाजी विश्वनाथ के पुत्र होते हैं। तो अब इनके बाद इनके जो पुत्र होते हैं वो क्या बनते हैं, पेशवा बनते हैं। तो अब यहाँ से ये कह दिया जाता है कि जो पेशवा की जो पदवी होगी वो क्या होगी, अब हेरिडेटरी होगी। एक पेशवा के बाद उनके जो पुत्र होंगे वही पेशवा बने। अब जब बाजीराव पेशवा बनते हैं तो ये क्या करते हैं, जो मराठा एम्पायर होता है उसको अपनी चरम तक ले जाते हैं। जो मराठा एम्पायर का दबदबा होता है वो पूरे भारत में बनाने लगते हैं। ये क्या करते हैं, सबसे पहले जो निज़ाम उल मुल्क होते हैं उन्हें हराते हैं, दिल्ली पे आक्रमण करते हैं, और अपनी 20 साल के करियर में ये एक भी युद्ध नहीं हारते हैं। तो इनको अब क्या कहते थे, इनको लड़ाकू पेशवा भी कहते थे। जब बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है तो जो अगला पेशवा बनते हैं वो पेशवा बाजीराव बनते हैं, जो कि इनके पुत्र होते हैं। जो कि इनके पुत्र पेशवा बनते हैं तो ये पोस्ट कैसी हो जाती है, हेरिडेटरी हो जाती है। जैसे ही बाजीराव पेशवा बनते हैं ये जो मराठा एम्पायर होता है इसका एक्सपेंशन चालू कर देते हैं, और मराठा को भारत की सबसे शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभारते हैं। सबसे पहले ये क्या करते हैं, उस टाइम पे जो हैदराबाद के निज़ाम होते थे वो सबसे पावरफुल होते थे। अगर दिल्ली पे किसी को अटैक करना है तो सबसे पहले उसको निज़ामुल मुल्क को हराना पड़ेगा, तब जाके वो दिल्ली पे अटैक करते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं कि दिल्ली पे जो अटैक करने जाते हैं तो इनको पता है अगर मैं दिल्ली पे अटैक करूँगा तो जो निज़ामुल मुल्क हैं ये इनको क्या करेंगे, इनके ऊपर अटैक करेंगे। अब ये क्या करते हैं, बड़ी डिप्लोमेटिकली निज़ामुल मुल्क को अपने अधीन करवा लेते हैं और उनको हरा देते हैं। वे जाते हैं दिल्ली पर हमला करते हैं। इनके जो 20 साल का करियर होता है उसमें ये एक भी युद्ध नहीं हारे होते हैं। लेकिन जब इनकी मृत्यु हो जाती है 1740 में तो इनके जो बेटे होते हैं बालाजी बाजीराव वो पेशवा बनते हैं। इनको नाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। अब नाना साहिब जो होते हैं वो अपने पिताश्री से भी बढ़कर होते हैं। ये मराठा एम्पायर को उसके चरम पर ले जाते हैं, और ये जो पूरा भारत होता है उस पे क्या करते हैं, मराठा एम्पायर का ध्वज लहरा देते हैं। अब ये क्या करते हैं, जो मराठा एम्पायर होता है उसे अपने चरम तक पहुंचाते हैं। उस टाइम का जो भारत का एरिया होता है, मोस्ट ऑफ द एरिया किसके अंदर होता है, मराठा एम्पायर के अंदर। हर जगह मराठा एम्पायर ही रूल कर रहा था इनके टाइम पीरियड में, और उस टाइम तक मराठा एम्पायर भारत का सबसे पावरफुल एम्पायर बन चुका था। अब होता क्या है, 1761 में जब भी एक्सपेंशन कर रहे थे तो जो पंजाब का एरिया जो होता है उस पर जो अब्दाली होते हैं उनका एजेंट रूल कर रहा होता है। तो ये क्या करते हैं, पंजाब को अपने अधीन मिला लेते हैं। अब जो अब्दाली का एजेंट होता है वो जाता है अब्दाली के पास कि हमारा जो एरिया था वो कैप्चर कर लिया गया है।
तो अब्दाली अब क्या करता है, जो मराठा एम्पायर होता है उसके ऊपर हमला करता है और ये वॉर होता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। इसमें क्या होता है, जो मराठा होते हैं वो हार जाते हैं और जो इतने भी मराठा के पावरफुल सरदार थे उनकी मृत्यु हो जाती है। साथ ही साथ जो नाना साहिब थे उनके जो पुत्र थे वो भी इस युद्ध में मारे जाते हैं, जिसकी सदमे की वजह से नाना साहिब की मृत्यु हो जाती है। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद क्या होता है, जो मराठा एम्पायर होता है अब वो वीक होना स्टार्ट हो जाता है। अब थोड़ी सी नज़र डालते हैं इसकी एडमिनिस्ट्रेशन पे। मराठा एडमिनिस्ट्रेशन था वो दो पार्ट में डिवाइडेड था, एक था डायरेक्ट कंट्रोल में, एक था इनडायरेक्ट कंट्रोल में। इसका क्या मतलब, डायरेक्ट कंट्रोल में क्या, जहाँ पे छत्रपति, पेशवा या मराठा जो सरदार हैं वो क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट रूल कर रहे हैं। जस्ट लाइक पुणे हो गया या फिर जैसे होलकर्स हैं या सिंधिया हैं, वो डायरेक्ट रूल कर रहे हैं। इनडायरेक्ट में क्या हो रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई एरिया है, इसको मराठा ने क्या किया, हराया, इससे चौथ लगाया, सरदेशमुखी लगाया, एनुअल टैक्स इतना इन्होंने बोला कि आपको इतना पे करना पड़ेगा और अब आप चाहें तो मराठा के सबऑर्डिनेट यहाँ रूल कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या थी, जो मराठा एम्पायर का मोस्ट ऑफ द एरिया था वो इनडायरेक्ट रूल में था। लेकिन जब तक अगर कोई वीक रूलर है तब तक तो वो टैक्स पे कर रहा है, लेकिन अगर कोई स्ट्रॉन्ग रूलर आ रहा है तो वो क्या कर रहा है, मराठा को डायरेक्टली चैलेंज कर रहा है और टैक्स पे नहीं कर रहा। अब वो टैक्स पे नहीं कर रहा है तो मराठा एम्पायर में क्या आएगी, फाइनेंसेस जो होंगे उसके अनस्टेबल हो जाएंगे। अब फाइनेंसेस अनस्टेबल हो रहे हैं तो ये क्या करते थे, सीधे निकल जाते थे मिलिट्री रेट्स पे। मिलिट्री रेट्स की इन्होंने, वहाँ से जो धन लूटा उससे क्या किया, अपने जो फाइनेंस थे उसको क्या स्टेबल किया। बट ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट में नहीं था, इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो थोड़ा वीक था। अगर फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं तो जो इतना बड़ा एम्पायर बना है उसको संभालना मुश्किल होगा। इसके साथ साथ इनकी जो वॉर टेक्निक थी वो कैसी थी, वो ट्रेडिशनल थी, ये रिलायबल थे किस पे, गुरिल्ला वॉर पे। अब क्या होता है, ये जो मराठा एम्पायर होता है वो अब पार्ट्स में टूटने लगता है। ये क्या होता है, ये 5 पार्ट में टूट जाता है। जो मराठा सरदार थे जस्ट लाइक होलकर, गायकवाड़ और सिंधिया थे, इनमें यूनिटी नहीं थी। अब मान लो कि एक बड़ा एम्पायर है, उसको चुनौती देना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन वो 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा तो उसको चुनौती देना काफ़ी आसान हो जाएगा। और यही किया किसने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। उस टाइम तक वो प्लासी का युद्ध जीत चुके थे। प्लासी के बाद उन्होंने बक्सर का युद्ध जीत लिया था और बक्सर में तो उन्होंने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। इन्होंने मुगल रूलर थे उन्हें हटा दिया। अब भारत की मुख्य शक्ति थी मुगल एम्पायर, वो हार चुका था। और साथ ही साथ जो मराठा थे वो 5 पार्ट में डिवाइड होकर काफ़ी वीक हो गए थे। तो अब ये जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जो मराठा सरदार्स थे उनको हराना चालू कर दिया और उनसे क्या कराने लग गए, और उनसे जो ट्रीटी होती है वो साइन कराने लग गए। और धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, मराठा जो एम्पायर था उसको ख़त्म कर लिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते चले गए। और भारत की अब सबसे मोस्ट पावरफुल शक्ति अगर कोई थी तो वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ये आप एक बार रीड कर लीजिएगा। बाजीराव वन, ही वॉज कंसिडर्ड एज अ ग्रेट एक्सपोनेंट ऑफ गुरिल्ला वॉर आफ्टर शिवाजी, क्योंकि शिवाजी ने ही गुरिल्ला जो वॉर थी वो टैक्टिक ईजाद की थी। ही डिसाइडेड टू एक्सपेंड मराठा किंगडम बियॉन्ड नर्मदा रिवर। तो इनका स्टेटमेंट है, ही मेड स्टेटमेंट, लेट अस स्ट्राइक ऑन द वीदरिंग ट्री एंड द ब्रांचेस विल फॉल अपार्ट देमसेल्फ। और हम क्या करेंगे, हिंदू जो पदपातशाही है उसको स्टैब्लिश करेंगे। ही ऑफन टर्म्ड एज अ फाइटिंग पेशवा, लड़ाकू पेशवा। इन हिज एंटायर मिलिट्री करियर ऑफ 20 ईयर ही वॉज नेवर डिफीटेड। इन्होंने 1739 को निज़ाम ऑफ हैदराबाद को हराया और ट्रीटी ऑफ भोपाल के तहत इन्होंने मालवा को कैप्चर कर लिया था। इसके साथ साथ इन्होंने जो सिंधिया और होलकर्स थे इनको की मराठा सरदार बनाया, जिसने आगे चलकर मराठा जो पॉलिटिक्स थी उसमें वाइटल रोल प्ले किया। 1740 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जो नेक्स्ट रूलर बनते हैं वो होते हैं बालाजी बाजीराव नाना साहिब। तो इन 1749 छत्रपति शाहू डाइड आफ्टर हिज डेथ, संगोला एग्रीमेंट वॉज साइंड। As per agreement, all the power transferred from Chhatrapati Shahu to Peshwa and Peshwa become the de facto ruler of Maratha Empire। मतलब क्या कि जो छत्रपति हैं अब वो नॉमिनल हेड बन जाएंगे और जो पेशवा है वो अब रियल हेड होगा। अब ये क्या करते हैं, 1745 में बंगाल में इन्वेड करते हैं और जगत सेठ की कोठी जो होती है उसको लूटते हैं। जगत सेठ उस टाइम के सबसे अमीर व्यक्ति थे, जस्ट लाइक आज के अंबानी। उस टाइम पे जगत सेठ ये क्या करते थे, जो रूलर्स थे उनको भी क्या करते थे, ये लोन देते थे
अब इसके साथ 1751 में ये अलीवर्दी खान जो होते हैं, जो बंगाल के रूलर होते हैं, उनको अग्री कर लेते हैं चौथ पे करने के लिए। साथ ही साथ उड़ीसा को कैप्चर कर लेते हैं। अब जो मेजर इवेंट होता है इनके टाइम पीरियड में वो होता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम आगे लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। फॉर मोर कंटेंट फॉलो ब्रेनी गाइस।